बड़ा ही सुहाना मौसम है मेरे शहर का। गुणीजनों की महफिल सजी है एक गुणी व्यक्ति के लिए। ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब किसी गुणी व्यक्ति के लिए गुणीजनों की महफिल सज जाए। आज वैसा ही मौका है और डेजर्ट स्टॉर्म शो हमारे राजस्थान फोरम का है। हम इसकी औपचारिक शुरुआत करें उससे पहले राजस्थान फोरम का एंथम गज मोती राम तो उन पे नैन धरा केसरिया बालम आवो सा कारो मारे राजस्थान फोरम का एंथम। राजस्थान फोरम का एंथम राजस्थानी संस्कृति के अथाह समंदर के असंख्य हीरे मोतियों में से चंद हीरे मोती इसमें आपको जो नज़र आए वो सबके मेंबर हैं राजस्थान फोरम के। और ये रचना पंडित विश्वमोहन भट्ट की बनाई हुई है जिसकी परिकल्पना और निर्देशन संदीप भुतोड़िया जी ने किया है। और आपको बता दें कि राजस्थान फोरम की जितनी भी गतिविधियां हैं वो श्री सीमेंट के सहयोग से आयोजित की जाती हैं और उसमें आईटीसी राजपूताना का विशेष सहयोग रहता है। वो हमारे वेन्यू पार्टनर हैं और हमारे इसके बड़े करीने से हर शो की शेरेटन व्यवस्था करता है। आप सभी का बहुत स्वागत है। आज का शो है डेजर्ट स्टॉर्म। इसमें हम उन लोगों को बुलाते हैं जो कि राजस्थान के हैं, जयपुर के, राजस्थान के किसी भी भाग अंचल के हैं और जिन्होंने बाहर जाकर बेहतरीन काम किया, एक माइलस्टोन स्थापित किया, उनको बुलाते हैं। एक हमारा शो है डेजर्ट सोल्स, उसमें हम उन लोगों को बुलाते हैं जो यहीं पर रहकर कला साधना कर रहे हैं, साहित्य साधना कर रहे हैं, उनको हम डेजर्ट सोल्स के लिए बुलाते हैं। हर महीने ये 2 शो हमारे अभी निरंतर आयोजित होते रहते हैं और बीच बीच में हम और भी हमारे कार्यक्रम होते रहते हैं। आज के शो के हमारे अतिथि हैं
इंडियन थिएटर का एक जाना माना चेहरा, जो कि बाद में फिल्म और टेलीविज़न में भी उसी शिद्दत के साथ चमका जिस शिद्दत के साथ उसने थिएटर को अपना ओढ़ना बिछोना बनाया। वो हैं श्री नरेंद्र गुप्ता जी। आप बॉम्बे में रह रहे हैं और वहीं रहकर अपनी साधना कर रहे हैं। एक अच्छे अभिनेता भी हैं, एक अच्छे रंगकर्मी भी हैं, नाट्य निर्देशक भी हैं, नाट्य लेखक भी हैं। वैसे भी इनके लेख कई जगह बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। टीवी सीरियल आप लोगों ने सीआईडी जिसने भी देखा होगा वो मिस्टर सालूम कैसे तो परिचित है ही। और मैं आज इनसे सुबह से यही कह रहा था कि आपने इतने लोगों को रिमांड पर लिया, आज आप हमारे टॉर्चर रूम में हैं। आज हम आपका रिमांड लेंगे, आपसे बातें पूछेंगे। तो नरेंद्र गुप्ता जी आज के हमारे शो के गेस्ट हैं और इनसे बातचीत करेंगी एक बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी, जिनका कि अगर विजिटिंग कार्ड अगर आप देख लें तो शायद आप जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े रह जाएंगे। इतनी डिग्रियाँ हासिल की हैं अपनी ज़िंदगी में, इतनी डिग्रियाँ हासिल की हैं कि पढ़ते पढ़ते ही शायद 30 सेकंड से भी ज़्यादा समय लग जाता है। वो है डॉक्टर लता सुरेश। लता सुरेश आईटी सेक्टर का एक बड़ा नाम है, जो कि म्यूज़िक में भी उतने ही शिद्दत के साथ गज़लें गाती हैं। इनके हस्बैंड सुरेश गहलोत एक अच्छे गज़ल गायक हैं और ये उनके हमनवा हैं। ज़िंदगी में भी हमनवा हैं और गायकी में भी उनकी हमनवा हैं। जी, मैं आप दोनों से अनुरोध करूंगा कि आप मंच पर पधारें। और इसी बीच हमारे फोरम के अध्यक्ष संगीत मार्तंड पद्म भूषण पंडित विष्णुमोहन भट्ट साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि वो 2 शब्द कहें। आदरणीय नरेंद्र गुप्ता साहब, लता जी, सभी हमारे सम्माननीय सदस्य राजस्थान फोरम के काफ़ी लोग यहाँ पर हैं और जो नहीं हैं उनको भी मेरा प्रणाम। आज बड़ी खुशी की ये घड़ी आई है कि हमारे जयपुर के ही हैं नरेंद्र गुप्ता साहब। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने इतना नाम पैदा किया है और हम सबको बड़ा फ़ख्र है कि जयपुर का नाम इस लेवल तक पहुंचाया गया। तो आज इनसे जो बात करेंगी, जैसा कि सर्वेश जी ने बताया कि जब मैंने इनका कार्ड पढ़ा तो मैं भी देखता ही रह गया कितनी सारी डिग्री कोई अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सकता है। लता जी ने करके दिखाया है और आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एक से एक गुणी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन सबको मैं अपना नमन करता हूँ और आप इसी तरह से राजस्थान फोरम को संबल प्रदान करते रहें, आशीर्वाद देते रहें। इसी की कामना करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। हमारे सुयोग्य जो सर्वेश जी हैं वो इसको बहुत अच्छा मतलब संभाल रहे हैं और अमृता जी हैं, सभी लोग इस राजस्थान फोरम को परवान चढ़ाया इन लोगों ने मिलकर। तो मैं इनको भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। धन्यवाद। आज पंडित जी को कुछ काम है तो शायद पंडित जी थोड़ा जल्दी निकलेंगे, तो उन्होंने कहा था कि मेरा उद्बोधन पहले ही करवा दो। और हमारे बीच में हमारे फोरम के गुणी सदस्य आदरणीय इकराम राजस्थानी साहब, मधु भट्ट तैलंग जी, अशोक राही जी भी मौजूद हैं। और हर शो में हमारे 30 सदस्यों में से कुछ न कुछ सदस्य यहाँ आते हैं और आने वाले अतिथि का हौसला बढ़ाते हैं। आज भी उसी तरह आप लोग पधारे हैं। तो मैं लता जी से अनुरोध करूंगा कि आप शो की शुरुआत करें। सर्वेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा काम काफ़ी आसान कर दिया है और सबसे पहले तो मैं आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। हमारे जो मार्गदर्शक हैं पंडित जी का, उनसे आशीर्वाद की अपेक्षा रखती हूँ। आज जैसा कि हमारे साथ बैठे हैं, 2 ही डॉक्टर सबसे ज़्यादा मशहूर हुए हैं, एक डॉक्टर जयकौल, एक डॉक्टर सालुंखे। तो आज मैं सालुंखे साहब के साथ बैठी हूँ। आपका हार्दिक स्वागत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कुछ शो शुरू करें उससे पहले 1 मिनट का क्लिप हमारे सालुंखे साहब के लिए। दिखा
लोग कहाँ याद रहते हैं, लोग कहाँ याद रहते हैं पर्दा गिरने के बाद, मगर किरदार याद रह जाते हैं पिक्चर खत्म होने के बाद। थैंक यू। सो नरेंद्र जी, जैसा सर्वेश जी आपका परिचय दे चुके हैं। आप कुछ अपने सवालों के तीर दागें, उससे पहले मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है। वो जो आखिरी पंक्ति में पहला व्यक्ति बैठा है, जिसके पूरे सफ़ेद बाल हैं, वो मेरा बहुत पूजनीय है। मैं चाहता हूँ कि वो आगे आए तो मैं उनकी आंखों में आके डाल के बात कर सकूँ। क्या बात है, स्वागत है सर। और उनके साथ उनकी सहभागिनी है, जो मेरी, जिनको मैं प्यार से अम्मा बोलता हूँ। आइए वसीम साहब। हार्दिक स्वागत सर। यार नरेंद्र जिंदगी भर बैक बेंचर रहा, क्या कर रहा है? आइए भाभी। जी आप हमारे साथ। हमारा सौभाग्य कि आप पधारे और इस कार्यक्रम का शान बढ़ाया आपने। आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और जयपुर में इनकी पैदाइश, 1980 के दशक में आप मुंबई चले गए। 1976 से 80 तक इन्हें साहित्य अकादमी का स्कॉलरशिप मिला है, और उसके बाद साहित्य अकादमी नहीं, संगीत नाटक अकादमी, और उसके बाद आप मुंबई की तरफ रुख किए और वहाँ पे भी कई फिल्मों में करने के बाद एक बहुत शानदार शो हुआ था लाइफ लाइन, जिसमें पहली बार आपने डॉक्टर की भूमिका अदा की थी। जी, सही कहा लाइफ मैंने? लाइन। जी, लाइफ लाइन, जीवन रेखा। जी, जीवन रेखा। सर, आपको रंगमंच से एकदम जो फिल्मों की तरफ गए तो कितना मिस किया रंगमंच को? उतना ही मिस किया जैसे एक बच्चा अपनी माँ को मिस करता है। क्या बात है। तो रंगमंच का प्यार। लेकिन मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से भी हूँ जिन्हें उस माँ के आंचल की छांव अब तक मिलती रही है। यानी रंगमंच मेरे साथ अभी तक जुड़ा हुआ है, मैं उससे दूर नहीं हुआ। आज भी सुबह जवाहर कला केंद्र में आपका मास्टर क्लास हुआ। जी, मैंने उनसे कहा था मैं मास्टर तो नहीं हूँ लेकिन क्लास ले लूँगा क्योंकि क्लास में जब पहली बार थिएटर में आया था तब से लेता रहा। और इस बात के लिए मैं बहुत, जिसको कहते हैं कि मशहूर हूँ कि मैं अक्सर क्लासें लगाता रहता हूँ। तो आज मैंने एक और मास्टर क्लास ली, मास्टर न होने के बावजूद। ऐसा लोगों का मानना है और वो मेरे पर अपना विश्वास रखते हैं, उनका प्रेम है कि मैं मास्टर हो गया हूँ। लेकिन मैंने आज सवेरे भी कहा था कि मैं जिस दिन मास्टर हो जाऊँगा मेरा अंत हो जाएगा। और हर वो कलाकार जो परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़ा हुआ है, अगर वो ये समझ लेगा कि वो मास्टर हो गया है तो समझ लीजिए कि एक अर्थ में उसकी मृत्यु हो गई। और मैं मरना नहीं चाहता। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। लेकिन मैंने सुना है कि आप बड़े स्ट्रिक्ट डायरेक्टर हैं। मैं स्ट्रिक्ट डायरेक्टर भी हूँ, मैं स्ट्रिक्ट एक्टर भी हूँ, क्योंकि मैं बेसिकली स्ट्रिक्ट इंसान हूँ। मेरी कुछ मान्यताएं हैं, वो मैं हमेशा जोर देता हूँ कि उन्हें माना जाए। उसमें से सबसे पहली, जिसके लिए मुझे लोग मानते हैं कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, उसमें एक है वक्त की पाबंदी। और मेरा ऐसा मानना है कि एक कलाकार को ही नहीं, एक इंसान को वक्त का मूल्य ज़रूर समझना चाहिए। उसे कोई हक नहीं है कि वो वक्त को बर्बाद करे, क्योंकि वक्त खुदा की ऐसी नेमत है जो हमें बहुत मुश्किल से मिलती है। और अगर उस वक्त को हम बर्बाद कर दें सिर्फ इसलिए कि हम बोले कि हम 3 बजे आ रहे हैं और हम 4 बजे आए और फिर हमारी रिहर्सल शुरू हो, मैं ऐसा कभी नहीं चाहता था। मैंने हमेशा अपने डायरेक्टर्स को भी चैलेंज किया है कि मुझे अगर कास्ट करना है, मैंने, आप बिलीव करेंगी, मैंने अपने एक डायरेक्टर को ये नोट लिख दिया था। 4 दिन अगर वो टाइम पे नहीं आए, मैंने नोट लिख दिया था कि अगर मुझे कास्ट करना है तो अपने आप को वक्त पे आना सिखाओ। मैं इतना स्ट्रिक्ट। सर, ये स्ट्रिक्टनेस आपने आज देखी होगी। शो का समय जो था उसी समय हमने शुरुआत की है और
सख्त आदेश थे कि नहीं, अब थोड़ा थोड़ा मैं एडजस्ट करने लग गया हूँ। गलत आदमी भी नहीं पहुंचे। कोयले की दलाली में हाथ तो काले होते ही। सर, जब से आपने सालुखे का किरदार निभाया, फॉरेंसिक साइंस के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी। हाँ, ये मैं मानता हूँ। लोग समझने लगे ये है क्या साइंस। हालांकि आप खुद साइंस के विद्यार्थी रहे हैं, सो आपको कितना मजा आया उस किरदार को करने में? देखिए, ये बात मैं मानता हूँ कि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, हालांकि बुरा स्टूडेंट रहा हूँ, और ये भगवान का धन्यवाद है कि मैं बुरा स्टूडेंट था, क्योंकि अगर मैं अच्छा स्टूडेंट होता तो मैं शायद अभिनेता नहीं बन पाता। इसका मतलब ये कतई नहीं समझ लीजिएगा कि अभिनेता को खराब स्टूडेंट होना चाहिए, लेकिन मेरे घर में मेरे परिवार के सारे सदस्यों की मान्यता थी कि मैं पढ़ने में होशियार हूँ। पता नहीं कैसे 10वीं क्लास में मेरे फर्स्ट डिवीजन आ गई, पता नहीं क्यों मेरे घर वालों को ये लगा कि ये पढ़ने में होशियार है, पता नहीं क्यों उन्होंने ये सोच लिया कि अब हम इसे, मैं बिजनेस कम्युनिटी से आता हूँ, मेरे सारे बंधु लोग व्यापार करते हैं, पर पता नहीं क्यों उन्होंने सोचा कि इसको हम डॉक्टर बनाएंगे, और पता नहीं क्यों मैंने साइंस ले ली, और पता नहीं क्यों मैं महाराजास कॉलेज में भर्ती हो गई। लेकिन महाराजास कॉलेज में भर्ती हुआ, इसका मुझे एक फायदा हुआ कि उन दिनों महाराजास कॉलेज में एक ड्रामेटिक एसोसिएशन हुआ करती थी, जिसमें हमारे बॉटनी के टीचर थे सर डिक्सन विलियमसन। उन्होंने वो ड्रामेटिक सोसाइटी शुरू की थी और मैं उधर चला गया। तो ये साइंस का स्टूडेंट ड्रामा में घुस गया। अब उन लोगों को सोचना चाहिए था ये तो कि जो साइंस का कॉलेज चला रहे हैं, साइंस की फैकल्टी चला रहे हैं, और ड्रामा का कोर्स तो नहीं था, एक फैकल्टी थी बहरहाल। और उसके बाद किस्मत ने कुछ ऐसा मोड़ लिया कि मैं जब बम्बई गया तो मुझे सबसे पहला जो रोल मिला वो एक डॉक्टर का रोल था, लाइफ लाइन, जीवन रेखा। और उस टाइम तक मेरी मदर बहुत दुखी रहा करती थी कि ये क्या करेगा, इसके जीवन का होगा क्या, क्योंकि अधिकतर ये होता है कि भाई बिजनेस कर रहा है, बड़ा अच्छा फ्लरिशिंग बिजनेस है, तो बच्चा इसका बिजनेस में जाएगा, ये भी बिजनेस करेगा, ये क्या कर रहा है। ड्रामा, वो भी बनियों के खानदान से एक आदमी 1970-75 में शुरू करता है तो वो निकम्मा साबित हो जाता है। हम भी ऐसे निकम्मे थे, लेकिन जब बम्बई गया तो टू कट इट शॉर्ट, मैंने मेरी माँ से कहा कि आज मेरा एक प्रोग्राम आएगा दूरदर्शन पे, देखना। मेरी मदर तो टेलीविज़न देखती नहीं थी, वो टेलीविज़न तभी देखती थी जब जन्माष्टमी का कोई फंक्शन होता था, क्योंकि वो कृष्ण भक्त थे। पर मैंने उन्हें इसरार किया कि आज देखना। उन्होंने देखा। उसके बाद मैंने बॉम्बे में उस टाइम वो लाइन लगा करके और STD PCO पे जाके खड़े होकर के और फ़ोन करना पड़ता था। जब वो शो ख़त्म हो गया, मेरा एपिसोड ख़त्म हो गया, तो मैंने उन्हें फ़ोन किया, अम्मा कैसा लगा। उनका पहला वाक्य था, चल ऐसे नहीं तो वैसे ही सही, डॉक्टर तो तू बनेगी। और फिर किस्मत ने आगे एक और दौर दिखाया कि जब मुझे फॉरेंसिक साइंस का डॉक्टर बनना पड़ा, और यकीन मानिए मुझे बिल्कुल आभास नहीं था कि यार ये फॉरेंसिक साइंस होती क्या है। मेरे लिए बिल्कुल, मैं इस लफ्ज़ से, इस प्रोफेशन से बिल्कुल अजनबी था। लेकिन और जब पहला मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे हम एक सीरियल बना रहे हैं, उसमें एक डॉक्टर का रोल है, तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि लाइफलाइन के बाद कुछ मेरी इमेज ऐसी हो चली थी कि डॉक्टर के रूप में ढंका सा लगता है। पता नहीं क्यों लोगों को ऐसा लगता था कि मैं डॉक्टर जैसा लगता हूँ। तो कई रोल मैंने मना किए, कई फ़ोन आए, फिल्मों के ऑफर आए कि सर एक डॉक्टर का रोल है। मैं उनसे कहता था डॉक्टर का तो कोई रोल ही नहीं होता, सिवाय इसके कि वो ये कह दे कि हमने अपना काम कर दिया, बाकी भगवान से प्रार्थना कीजिए और चला जाता। मगर ये तो नहीं करना मुझे। तो इन्होंने भी फ़ोन किया कि भाई एक डॉक्टर का रोल है। हमने कहा नहीं यार, डॉक्टर का रोल नहीं करेगा, क्योंकि मैं देख चुका था फिल्मों में, और अक्सर मुझे भी लोगों ने डरा दिया था कि हाँ बड़ा टाइप कास्ट कर देते हैं। वो इफ्तिकार साहब उनके इंस्पेक्टर बने रहे, तो वो उनको इंस्पेक्टर ही बनाते रहे लोग।
वो हीरोइन थी कौन, अनीता राज, जगदीश राज, उनके पिताजी थे जगदीश राज। ताज जिंदगी वो इंस्पेक्टर। मैंने कहा यार ये मुझे सफ़ेद कोट पहनाने में लगे हुए हैं और मुझे सफ़ेद कोट इतनी जल्दी नहीं पहनना। तो मैंने मना कर दिया। फिर उन्होंने कहा भाई तुम आकर के देखो तो सही यार, ये वैसा रोल नहीं है, ये वैसा डॉक्टर नहीं है। वहाँ गया, देखा फॉरेंसिक। मैंने कहा यार ये क्या होता है। पर थैंक गॉड जो मेरे राइटर थे वही मेरे प्रोड्यूसर थे और वही मेरे कैमरामैन भी थे। उन्होंने मुझे समझाया कि फॉरेंसिक क्या होता है, उन्होंने मुझे किताबें दी। एंड यकीन मानिए आप, उस आदमी के पास एनसाइक्लोपीडियाज थे अलग अलग चीज़ों के। गन्स पर एनसाइक्लोपीडिया था, कौन सी गन कैसे बनती है, वो कितनी दूर तक मार करती है, उसकी बुलेट कैसे निकलती है, कितनी स्पीड से बुलेट निकलती है, उस बुलेट पे कैसे निशान होते हैं, ये सब कुछ था। उन्होंने कहा इनको पढ़ो तब समझ में आएगा। यार साइंस छोड़ी थी कलाकार बनने के लिए, वापस ले जा रहे हैं, लेकिन ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और इसलिए फिर मैं उस तरीके से उसमें गया और बाद में तो बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया मुझे उस रोल को करके। एक कॉम्प्लीमेंट मैं देना चाहती हूँ, आपके किरदार के बाद मेरे भाई ने वो फॉरेंसिक साइंटिस्ट बनने का सोचा और वो आज डायरेक्टर है, फॉरेंसिक साइंटिस्ट है। क्या बात। मैं वर्धा गया था, मुझे पता लगा, मैं लखनऊ गया था, वहाँ पर लखनऊ के यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने मुझे कहा कि आपकी वजह से हमने यहाँ पर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट खोला है। क्या बात है। क्योंकि बच्चे चाहते हैं हमको डॉक्टर सालुके बनना है। तो ये एक भगवान, मैं इसमें देखिए, मैं इसमें ऐसा कोई इंसान नहीं है जो जिसको अगर ये सुनने को मिले कि उसकी वजह से कुछ हो रहा है तो खुश ना हो। मैं भी खुश होता हूँ और मैं एक बात और अपने सभी कलाकार मित्रों से भी कहता हूँ और आप लोगों से सबसे कहता हूँ कि कलाकार को एंड फॉर दैट मैटर इंसान को, कलाकार भी इंसान ही होता है, कभी कभी अपनी पीठ खुद थपथपा लेनी चाहिए। किसी और का इंतजार नहीं करना चाहिए कि कोई आएगा किसी दिन और मेरी वाहवाही करेगा। उससे पहले, क्योंकि हमको भी हक है कि हम अपनी पीठ थपथपाएं, और हक नहीं, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी पीठ थपथपाएं, क्योंकि हम लोग अक्सर कहा करते हैं कि हैव कॉन्फिडेंस इन यू। वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? अपने आप में यकीन। अपने आप में यकीन कहाँ से आएगा? जब आपको ये विश्वास होगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, इसका मतलब आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। गुरूर मत कीजिए, अपनी पीठ जरूर थपथपाइए, लेकिन इतना हिस्सा बाकी रखिए कि कोई आकर के अगर आपका हाथ रोके कि गुरु तुम पीठ तो थपथपा रहे हो, लेकिन जरा ये भी सोच लो कि इसमें ये कमियां हैं, तो अपना हाथ को रोक करके उस तरफ भी ध्यान दीजिए। ये मेरा कहना है। सर मुझे लगता है जयपुर के पानी में ही कुछ एक खासियत है कि आप जैसे कलाकारों में वो हम्बलनेस मुझे दिखती है। चाहे विष्णुमोहन जी ले लें, राजस्थानी साहब बैठे हैं, हमारे साहिल साहब बैठे हैं, वो हम्बलनेस आप, गुलाबो जी आई हैं आज, स्वागत है आपका, मैडम मधु भट्ट हैं, आप सब में एक हम्बलनेस है। शायद ये जयपुर के पानी में या जयपुर की मिट्टी में ही एक सौगात है। और देखिए आप भी बरतानियों के गलियों से आए हैं, कुछ यादें, कुछ। अब ये खैर थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जयपुर में है। हम हमारे शहर की पीठ क्यों नहीं थपथपाएं? तो हम जयपुर के हैं तो कहेंगे हम जयपुर वाले हैं, तुम्हारी ऐसी की तैसी। ये हक है हमको। फिर उसके बाद जयपुर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हम कहते हैं हम राजस्थानी हैं, तुम्हारी ऐसी की तैसी। उससे और आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं, तुम्हारी ऐसी की तैसी। सही बात। तो वो ये क्रम अनवरत जारी है और ये जो भाव है ये स्थायी भाव होना चाहिए। मैं जयपुर वाला हूँ, मैं जड़ियों के रास्ते वाला हूँ, मैं महाराजास कॉलेज वाला हूँ, मैं त्रिमूर्ति वाला हूँ, मैं राजस्थान वाला हूँ, मैं भारत वाला हूँ। अगर आप भारत वाले तो वहां तक पहुंचेंगे ना, जब अपनी जड़ों को प्यार करेंगे तो आप भारत तक प्यार करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे वही जड़ आपको भारत तक ले जाती है। तो ये बात ठीक है, लेकिन हम्बलनेस का जहां तक सवाल है, हम्बलनेस इंसान की फितरत में होती है, हम्बलनेस उसके दिमाग में होती है। हम्बलनेस से ही आदमी आगे बढ़ सकता है। अगर आपको अपना अनवरत क्रम जारी रखना है सीखने का, तो हम्बलनेस उसकी सबसे पहली ज़रूरत है। अगर मैं साहिल साहब को बोल दूंगा आप क्या लिखते हो सर, मैंने तो बहुत पहले ही समझ लिया है, तो फिर साहिल साहब कहेंगे जाओ फिर बाढ़ में जाओ,
अब मैं तुम्हें सुनाऊंगा ही नहीं कुछ, तो मैं उससे महरूम हो जाऊंगा जो ये। तो आपको सीखने के लिए हम्बलनेस होना जरूरी है। और ये अच्छी बात है कि हमारे राजस्थान में, हमारे जयपुर में लोगों को हम्बलनेस दिखाई देती है, वो होनी भी चाहिए। और इसीलिए शायद जयपुर के और राजस्थान के कलाकार काफ़ी दूर दूर तक जाकर के अपना नाम कमाते हैं, काम करते हैं, और लोग उन्हें रेस्पेक्ट भी देते हैं और प्यार भी देते हैं। सर, जैसा आपने कई धारावाहिकों में काम किया है, टीवी सीरियल्स में, कई बार ऐसा होता है कि आपका किसी कलाकार के साथ कुछ डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन किरदार उसके साथ निभाना है आपको, तो उस समय कैसे आप अपने आप को मैनेज कर पाते हैं? बड़ी सीधी सी बात है, हम इंसान हैं, हमारी एक दूसरे से अनबन होती है। आप कैसे अपने भाई के साथ लड़ाई झगड़ा करके भी उसी घर में, उसी कमरे में सो जाते हैं? ये वहीं से शिक्षा मिलती है, नंबर 1। नंबर 2, इफ यू आर अ ट्रू प्रोफेशनल, आप उस वक्त, मैं उस वक्त नरेंद्र गुप्ता नहीं हूं। नरेंद्र गुप्ता की ईगोज को मुझे दरकिनार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं प्रोफेशनल हूं। प्रोफेशनल का मतलब सिर्फ पैसे कमाने वाला नहीं होता है। प्रोफेशनल दिमाग में होती है, अप्रोच में होती है। अधिकतर हम क्या करते हैं, हम पैसा लेने को प्रोफेशनल मान लेते हैं, प्रोफेशनल है भाई हम तो। प्रोफेशनल आपके अप्रोच में होना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म। और जब अप्रोच में होगा तो भाई मेरी आज इनसे लड़ाई है, लेकिन हम दोनों को साथ में नाटक में काम करना है, हम उस नाटक के लिए जी रहे हैं। तो उस नाटक के दौरान जो भी होगा वो नरेंद्र गुप्ता या प्रमोद भसीन या नरेंद्र गुप्ता या शेखर शेष या नरेंद्र गुप्ता या राही नहीं होगा। ये मेरा बाप है, मैं इसका बेटा हूं, बस वहीं तक रखिए। बाप और बेटे का संवाद कायम कीजिए और चले जाइए, बाद में बाढ़ में जाए राही साहब, मुझे क्या लेना देना है। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण हमें फिल्मों से भी मिलता है। आपको पता है, मुगले आजम के दौरान दिलीप साहब और मधुबाला जी में टॉकिंग टर्म्स तक नहीं था, और उससे ज्यादा खूबसूरत मोहब्बत का दृश्य आज तक हिंदुस्तान की फिल्म में नहीं आया। बहुत शानदार। वहां से हमें प्रोफेशन सीखना चाहिए। प्रोफेशनलिज्म क्या है? लड़ाई झगड़ा पेटी थिंग्स हैं, उनको दरकिनार करके हमें अपने काम। अब ये वो व्यक्ति कर सकता है जिसे काम के प्रति पैशन है। अगर आपका अपने काम के प्रति पैशन है तो अर्जुन की आंख की तरह से सिर्फ वहां देखिए और अपना काम कीजिए और चले जाइए। उसके बाद अपने लड़ते रहिए और फिर आकर के वही कीजिए, क्योंकि शो एक ही दिन थोड़ी होगा, फिर आगे भी शो होगा, आगे भी शूटिंग होगी, फिर उसी व्यक्ति के साथ काम करना है। तो कहाँ तक आप ये करेंगे? और अगर आप ये करेंगे तो फिर घर बैठिए भाई, अपने अपने वो निभाइए, दुश्मनी निभाइए। कोविड के दौरान कई कलाकारों को देखा वो हताशा में चले गए थे, लेकिन आपने अपने आप को एक्टिव रखा। बहुत कई सोशल मीडिया के थ्रू आप कनेक्टेड रहे अपने। आपने भी मेरे साथ बातचीत की। जी 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 जी। उसके लिए इस तरह का कभी सिचुएशन आए तो आप यंगस्टर्स को क्या अपना संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि वही है जो अचानक एकदम से ऐसे हताशा में चले जाते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम का हो, चाहे किसी भी छोटी सी चीज़। देखिए, मैं बात आपकी यहाँ से शुरू करता हूँ। मैंने अभी ये जो व्यक्ति सामने बैठे ना, इनसे एक चीज़ सीखी, अभी सीखी। कुछ दिनों पहले इन्होंने एक बात कही थी, मूड के अच्छे बुरे का कोई मतलब नहीं होता है। अपने आप को सिर्फ ये कहो कि आज मेरा ऑफ दिन है, मैं डिप्रेशन में हूँ, ये मत बोलो। क्योंकि मैं इनसे कई बार बोल चुका, मैं आज बहुत डिप्रेस हूँ भाई साहब। कहते यार डिप्रेशन होना मत बोल, ये बोला आज मेरा दिन ठीक नहीं है, आज मैं ऑफ हूँ। और ये लंबी चलती है प्रक्रिया। और कोरोना अब आया है, ऐसी भीषण महामारी हमने कभी ख्वाबो गुमान में नहीं थी, ऐसी आई। लेकिन क्या इससे पहले हम कभी डिप्रेस नहीं हुए? जिंदा इंसान को डिप्रेशन होता ही है, मुर्दा लोगों को कोई डिप्रेशन नहीं होता, क्योंकि जिंदा इंसान सोचता है, समझता है, महसूस करता है, उसका एहसास जिंदा है। इसीलिए कभी कभी वो डिप्रेशन में चला जाता है, इसलिए कि वो हताश हो जाता है। क्यों हताश हो जाता है? क्योंकि वो कुछ करना चाहता है, कुछ सोचना चाहता है, कुछ लिखना चाहता है, कुछ पढ़ना चाहता है, कुछ लोगों से मिलना चाहता है। वो उस टाइम जब उसके साथ उसके अनुकूल नहीं ढल रहा होता है, तो वो कई बार डिप्रेशन जिसको हम कहते हैं, कई बार हताश हो जाता है। लेकिन ये वही तो होता है जो ये सब कुछ करना चाहता है।
जो कुछ करना ही नहीं चाहता, मिट्टी के लौंदे की तरह से पड़े रहने से तो जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं। तो डिप्रेशन को हम बीमारी न माने, डिप्रेशन होता है और कलाकार को तो खूब खूब होता है और वो होना चाहिए, लेकिन डिप्रेशन से लड़ना, क्योंकि जिस व्यक्ति को ये एहसास है कि वो डिप्रेस है, इसका मतलब वो पूरी तौर पर डिप्रेस नहीं है। उसके अंदर एक आवाज है जो उसको जगा रही है कि भाई तुम डिप्रेस हो रहे हो। उसमें इतनी हिम्मत है कि वो अपनी माँ से, अपने भाई से, अपने दोस्त से कहते यार मैं आज बहुत उदास हूं। मतलब इतनी हिम्मत तो है। ये हिम्मत रखिए, चीजें अपने आप ठीक होगी। जैसे वो बहुत पुराना शेर है, क्लीशे हो गया कहने में, लेकिन मैं तो उसको मानता हूँ कि गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के, तो वो तो भाई गिरना पड़ना तो अपना काम है, गिरेंगे पड़ेंगे। कभी कभी ये होता है कि यार शो अच्छा नहीं हुआ, आप डिप्रेस हो गए, लेकिन शो किया तब ना बुरा हुआ। शो ही नहीं करते तो ना बुरा था ना अच्छा। बेशक यार शॉट खराब हो गया आज, अरे भाई शॉट के लायक पहुंचे जब ना, शॉट के लायक ही नहीं पहुंचे। फिर आया कोरोना। यकीन मानिए मैं खुद बहुत डिप्रेस हो गया था। मुझे लगा ये क्या हो गया यार जीवन में, सब कुछ बंद, सब कुछ रुका हुआ, सिर्फ हवा चल रही है और कुछ नहीं, और हवा भी महसूस नहीं हो रही है कि वो चल रही है। वाह, आप ये यकीन नहीं करना चाहते कि हवा दरअसल चल रही है। आपको लगता है सब कुछ बंद हो गया। अपने अपने डाउट्स कि इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या होगा, मेरे को भी डाउट था, मैं आगे क्या करूंगा। और यकीन मानिए 2 महीने के बाद मुझे लगा कि मैं घर में बैठा हूं, मुझे एक्टिंग आती है कि नहीं आती है। मैं कहीं भूल तो गया ना, एक लफ्ज नहीं बोला। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार ये तो ठीक बात नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैं बहुत ज्यादा टेक से भी नहीं हूं, लेकिन जितना काम चलता है अब इस उम्र में उतना कर लेता हूं। अब इस उम्र में मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं भी काफी आगे बढ़ गया हूं उम्र के रास्ते पर। आप लोगों को शायद मेरे बोलने से और बिहेव करने से पता नहीं लगे, लेकिन मैं 70 का हो रहा हूं। तो 17 कम से कम 30 बाकी है। 17 के तो भाई मुझे लगा यार ये तो ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने एक कहानी पढ़ी, उस कहानी को मैंने सोचा यार बड़े सारे लोग ऑनलाइन कुछ कुछ कर रहे हैं, ट्राई करते हैं कि अपने को ये 12-13 पेज थे कि ये याद होते हैं कि नहीं होते, क्योंकि मैं कुख्यात था याद करने के मामले में। मुझे थिएटर में सबसे पहले जमने का मौका इसलिए मिला कि मुझे याद बहुत जल्दी हो जाता था। मेरी ये खूबी ने मुझे एक्टर बनाया। क्या बात, बाकी मुझ में कोई खूबी नहीं थी। यहाँ वो लोग भी बैठे हैं जिन्होंने मुझे मान लिया था कि एक्टर बन ही नहीं सकता, और जो सबसे ज्यादा हंस रहा है वही था। हाँ, लेकिन मुझे लगा यार कुछ तो करना चाहिए, तो मैंने वो याद किया। याद करके क्या करूं, इसको क्या कैसे करूं, तो मैंने कहा यार ये कैमरा है, ये फोन है, इसको सामने रख देता हूं। मेरे समझ में नहीं आ रहा, इतना बार कैमरा फेस किया लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ कैसे रखूं ताकि मैं पूरा आ जाऊं, कर जाऊं। ये सारी प्रक्रिया से मैं गुजरा, लेकिन उसमें मैं बिजी हुआ। 1-2 दिन करके देखा, तो मैंने कहा बोलता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ इसको, कि मैं लगातार धारा प्रवाह ये पूरी कहानी बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ एक शॉट में। फिर मैंने उसको बोला, बीच में मैं अटक गया। मैंने कहा चलो ठीक है। दूसरे दिन फिर किया, और दूसरे दिन मैं पूरा का पूरा वो कर पाया, और 13 मिनट का वो सिंगल शॉट है। और जब मैंने वो सुना तो मैंने अपनी पीठ थपथपाई। बहुत बढ़िया, यार गुरु 13 मिनट का सिंगल शॉट तो तुम कर सकते हो आज, क्या बात है। और बिना फंबलिंग के कर सकते हो, और सिर्फ बोला नहीं है। यकीन मानिए मुझे खुद को लगा कि सिर्फ बोला नहीं है, नरेंद्र गुप्ता ने इसे परफॉर्म किया। तो ये कोशिश हर व्यक्ति को करनी पड़ेगी। कोरोना काल चला गया वो ठीक है, लेकिन हमने ये उस टाइम भी किया। फिर आपका भी निमंत्रण आया कि कुछ कीजिए, हम बातचीत करते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। पहले मैं ईमानदारी की बात बताऊँ, मैंने बहुत सारे लोगों को मना किया,
सर फेसबुक पे लाइव करते, मैं भाई ये फेसबुक लाइव और ये सब मेरे बस का रोग नहीं है, और मेरे घर का कोई कोना ऐसा नहीं है जिसको मैं सुंदरता से दिखा सकूं, क्योंकि अधिकतर आजकल ये हो गया है कि किताबें तो सिसक रही हैं अलमारियों में पड़ी पड़ी जी, लेकिन लोग जब लाइव जाते हैं तो पूरा का पूरा किताबों का कोना दिखाई देता पीछे। अगर वो कहीं जिंदा मिल जाएं तो पूछो भाई ये किताबें जो तुमने पीछे लगा करके आगे कैमरा लगा करके जो तुम बड़बड़ा रहे हो, इन किताबों को पढ़ा है क्या कभी? तो वो नहीं है, लेकिन मेरे घर में कोई ऐसा कोना नहीं, कहीं कोई भगवान की तस्वीर लगी हुई है, कहीं कुछ मेरी दीदी की फोटो लगी हुई है, कहीं क्या हुआ है, तो रहने दो यार, मैं नहीं करूँगा। फिर काफ़ी सारे लोगों का इसरार हुआ आपका भी हो, तो मैंने कुछ जगह खाली करी, यार यहाँ बैठूंगा तो पीछे थोड़ी दीवार साफ से दिखाई देगी, वो सब कुछ प्रक्रिया थी, वो किया। उस दौर से हम निकल गए, सभी लोग निकल गए, हर एक ने अपने अपने लेवल पे, आई एम श्योर, क्योंकि हम सब जिंदा एहसास के लोग हैं, कुछ ना कुछ किया। हताशा से गुजरने के बावजूद भी उस दौर में हमने सब कुछ किया। किसी ने ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू कर दी, किसी ने ऑनलाइन थिएटर शुरू कर दिया। एक व्यक्ति नेट थिएटर करता है हर शनिवार को जी, अपने घर की छत पर उसने बनाया हुआ है छोटा सा वो, और लगा हुआ है, वो आज तक भी कर रहा है। तो ये सब कुछ प्रक्रिया है और ये सब कुछ हो रही है। मैं भी उस सारी प्रक्रिया का हिस्सा था। अपने आप को, क्योंकि मेरे को सर्वेश्वर जी, मैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बड़ा करीबी हो गया था एक टाइम, जब मैं दिल्ली में रेपर्टरी कंपनी में था, तो उन्होंने मुझे एक बात बताई थी कि नरेंद्र, चलते चलते गिरना अंत नहीं है, वो एक नई शुरुआत की पहली पीढ़ी है, पहली सी। शर्त यह कि आपकी यात्रा अनवरत जारी है। आप गिरे या थके, बैठे, चंद सांसें ली, और अब डिपेंड करता है कि आप लौट करके वापस चले गए, एक, आप वहीं बैठ गए, दो, या आप उठ करके उसके आगे चलना शुरू कर दिए। ये तीन ही चीजें हैं जिंदगी में। इन तीनों में से क्या चीज आप चुनते हैं, ये उस व्यक्ति विशेष पर ही निर्भर करता है। मुझे याद आ रहा है जब हमने आपके साथ टॉक शो ऑनलाइन किया था, जो फोटो लगाई गई थी, आपने उसको एकदम मना कर दिया था, नहीं सालुखे वाला फोटो नहीं लगेगा। अक्सर क्या होता है, मैं आपको बताऊं, मैंने सालुखे का रोल किया, और मैं थिएटर में भी कई बार जब जाता हूं तो लोग यही कहते हैं कि ये डॉक्टर सालुखे। तो मुझे जहां एक गर्व की अनुभूति होती है, जहां एक अच्छा आभास होता है कि मैंने एक ऐसा कैरेक्टर किया लोगों के दिमाग से हट नहीं रहा, वहाँ मुझे ये दुख भी होता है कि मेरे जीवन के 50 साल जो मैंने नाटक किया, वही से एक सालुके ने खा लिया। वो दुख है। और मैं चाहता हूँ कि जैसे कई लोग भाई आप मेरा सालुके का फोटो लगाएंगे और बात करेंगे नरेंद्र गुप्ता से। मैं यही प्रश्न पूछना चाह रही थी, 22 साल एक ही किरदार को जीना, वो कैसा लगा? नहीं, बहुत अच्छा लगा। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये दरअसल कई बार कई लोग सोचते हैं, और होता भी है, कि 22 साल तक आप एक ही रोल कर रहे हैं, आप बोर हो जाएंगे। हाँ, निश्चित रूप से बोर हो जाएंगे। तब जब कहानी वैसी की वैसी चलती रहती है। ये जो मेरा कोई वो वैर नहीं है उन सीरियल से, और मैंने खुद ने भी वो सब काफ़ी सारे सीरियल्स वैसे किए हैं। ये जो किचन पॉलिटिक्स के सीरियल होते हैं ना, जहाँ सजी धजी औरतें घूमती रहती हैं अच्छे अच्छे जेवर पहन करके, चाहे वो किचन में हो चाहे बेड पे हो, और वो आपस में कुछ ना कुछ करती रहती हैं, वहाँ पर आपको लगता है रोज रोज वही क्या। लेकिन मेरा जो सीरियल था उसमें हर एपिसोड में एक नई कहानी थी जी, हर एपिसोड की लोकेशन नई थी, हर एपिसोड के क्राइम का कारण अलग था, उस क्राइम के कारण के अलग होने की वजह से मेरा डिटेक्शन भी अलग था। इसलिए मुझे हर एपिसोड में एक नएपन का एहसास होता था, बावजूद इसके कि मैं वही कैरेक्टर कर रहा था। ठीक वैसे ही जैसे मेरा बाप रोज मुझे डांटता है, रोज मुझे मेरी माँ रोटी खिलाती है, रोज मेरी बीवी के साथ मैं सो जाता हूँ 50 साल तक। अब आप कहिए आप 50 साल तक ये सब कुछ करते रहे, आप बोर नहीं हुए? अरे भाई मेरे जीवन का हिस्सा है यार, वो कैसे बोल रहे थे आदमी, वही मेरे जीवन का हिस्सा वो था।
एक और सीरियल आपका वही 9 साल चला, वो उसी तरह का 60 फेरे। हाँ, वो भी काफ़ी टाइम चला। ऐसे मैंने कुछ डेली सोप्स किए। एक वक्त था कि जब मैं काफ़ी सारे डेली सोप्स भी करता था। और यहाँ मैं आपको चलते चलते एक बात और बता दूं कि दिखता चाहे मैं कैसा भी पढ़ा लिखा हूँ, और सबसे पहला काम भी मैंने डॉक्टर के रोल से किया था, लेकिन जब ये डेली सोप्स शुरू हुए तो मैं बम्बई के हिंदी सीरियल का सबसे बुरा इंसान था। मेरे को हर कोई व्यक्ति कमीना मामा या कमीना चाचा बताता। मैंने बहुत सारे रोल ऐसे किए जिसमें वो मामा होता है और वो कमीनगी करता रहता है और कुछ ऐसा नेगेटिव होता रोल्स की बात है। नेगेटिव कैरेक्टर्स, बड़े सारे नेगेटिव कैरेक्टर्स किए मैंने। और मुझे उन कैरेक्टर्स को करने में मज़ा आया। और बहुत सारे मेरे अभिनेता मित्र भी बैठे हैं, निर्देशक बंधु भी कुछ बैठे हैं। मैं बात बताना चाहता हूँ कि जो मज़ा नेगेटिव कैरेक्टर्स को करने में आता है वो और कैरेक्टर्स में आता नहीं है। और एक बात और मैं बताता हूँ कि अगर आपने नेगेटिव कैरेक्टर्स को नेगेटिव सोच के साथ किया तो आपसे ज़्यादा बुरा एक्टर कोई नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात है। बहुत आपको नेगेटिव कैरेक्टर बहुत पॉजिटिव सोच के साथ करना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो मैं कर रहा हूँ संसार का सबसे बड़ा पुण्य कर रहा हूँ। आज हम सोचते हैं कि शकुनी बड़ा कमीना इंसान था, बड़ा खराब था। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि एक आदमी की बहन को अंधों से ब्याह दिया गया और उसने और बेवकूफ़ी करी कि उसने भी आंखों पे पट्टी बांध ली, और उसका भाई उसको बचाने के लिए क्या कुछ नहीं करेगा। तो शकुनी ने क्या बुरा किया भाई? इस पॉइंट ऑफ, मैं ये नहीं कह रहा, मैं शकुनी को जायज नहीं ठहरा हूं, लेकिन अभिनेता को ये सोचना पड़ेगा कि ये जो मैं कर रहा हूं मेरी बहन के लिए जो मैंने किया वो बिल्कुल सही काम था। जैसे, प्लीज डोंट माइंड माई वर्ड्स, आई एम वेरी फ्रैंक इन स्पीकिंग। जैसे एक रेप करने वाला इंसान फिल्मों में, इसको बिल्कुल भी अदरवाइज मत लीजिए, बहुत बारीक लाइन है जो मैं आपको बता रहा हूं एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो जब किसी का रेप करता है तो क्या वो ये सोच के करता है कि मैं बुरा काम कर रहा हूं? वो तो ये सोचता है यही तो सही है, यही तो करना है। इसलिए वो अच्छा, अभी इतना पॉजिटिव इंसान था अमरीश पुरी, मेरी उनसे बहुत घनिष्ठता हो गई थी। इतने पॉजिटिव इंसान थे, उन्होंने मुझे बात समझाई कि मैं अगर किसी महिला के साथ कुछ दुष्कर्म भी करता हूं तो उस टाइम ये सोचता हूं इस महिला का उपकार कर रहा हूं मैं इसके साथ, ऐसा करके। ये वो सोच थी। इसलिए वो महान अभिनेता हुए क्योंकि उनकी फीलिंग में वो बात। तो इसलिए नेगेटिव कैरेक्टर करने होगा। सर, कई बार ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि किसी जूनियर आर्टिस्ट ने आपको समझाया हो, सर ऐसे नहीं ऐसे कीजिए। हाँ। होता होगा ना, रंगमंच में भी होता होगा। हाँ। आपके डायरेक्टर आपसे काफ़ी जूनियर रहे होंगे, उन्होंने उसको, उस चीज़ को कैसे आप अब मैं इसमें थोड़ा सा अलहदा हूँ इस मामले में। मैंने और ये आपको यकीन करना ही होगा जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो, कि मैंने कभी भी, और ये मेरे दोस्त बैठे हैं यहाँ पर कुछ लोग, वो भी इस बात को जानते हैं, मैंने कभी जूनियर और सीनियर का विभाजन किया ही नहीं, अच्छे और बुरे का विभाजन किया। मैं मानता ही नहीं कि यार ये तो मेरे बाद में आया, ये मुझे क्या समझाएगा। ये भी थिएटर कर रहा है, मैं भी थिएटर कर रहा हूँ। ये बाद में इसलिए आया कि बाद में पैदा हुआ होगा, मैं पहले इसलिए आया कि मैं पहले पैदा हो गया। ये 1953 में पैदा होता तो ये बड़ा सीनियर हो जाता। बात सीनियर और जूनियर के है ही नहीं, बात है अच्छे और बुरे की, बात है सही और गलत की, और बात है एटीट्यूड की। अगर कोई जूनियर आप उस वाले सेंस में कि जो आपके बाद आया है, जो आपसे अनुज है, वो अगर अपने एटीट्यूड से आपको दिखाना चाहे कि तुम्हें क्या आता है, लो मैं बताता हूं तुम्हें, तो बड़े से बड़ा मुझे सुझाव देगा तो मैं उसको तिरस्कार कर दूंगा, क्योंकि उसका एटीट्यूड को तिरस्कार कर रहा हूं, उसको नहीं कर रहा। और अगर कोई बिल्कुल सही सुझाव देगा तो यकीन मानिए मैं उसके सुझाव पर गौर जरूर करूंगा, मानूं या ना मानूं ये मेरे विवेक पर निर्भर करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली डिसीजन मेरा होगा। आपने बता दिया कि
नरेंद्र सर इसको, इस लाइन को ऐसे बोल के देखो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, लेकिन फिर मुझे लगता है कि हो सकता है शायद इसको ऐसा लगता हो, क्योंकि हर व्यक्ति को ये हक है कि वो किस तरीके से किस चीज़ को कंसीव करता है। जो चरित्र मुझे मिला है, मेरा डायरेक्टर और मैं मिलकर के उसको किसी और दिशा में ले जाना चाहते हैं। हो सकता है ये भाई साहब को अगर वो चरित्र मिला होता, इनके अपने विवेक से और इनके अपने डायरेक्टर के विवेक से ये उसको कहीं और ले जाते। तो वो मैं डिसाइड करूंगा, लेकिन मैं उसको तिरस्कार नहीं करूंगा सिर्फ ये सोच करके कि ये तो मेरे से जूनियर है, ये क्या जानता है। सुना है सीआईडी में काफी लोगों को हिंदी सिखा दिया आपने। हाँ, डायरेक्टर से लेकर के और काफ़ी सारे एक्टर्स को भी हिंदी सिखाई, क्योंकि मुझे इस बात का गर्व है कि मैं हिंदी स्पीकिंग ब्लड से, और मुझे इस बात का भी गर्व है कि मैं उसी भाषा का खाता हूँ जो भाषा मैंने सीखी है और ओढ़ी बिछाई है। बड़े सारे लोग ऐसे हैं जो उस भाषा से नहीं है जिस भाषा में वो काम करते हैं। जी। तो मेरा उन लोगों से सबसे निवेदन रहता है कि भाई जिस भाषा में कमा रहे हो यार, खा रहे हो, जिसकी रोजी रोटी खा रहे हो, उसको सीख भी लो। हालांकि अब तो ऐसा भी है कि जिस भाषा में पले बड़े हैं उस भाषा को बोलना ही हमें नहीं आता है। बड़े सारे एक्टर्स मैंने देखे हैं, खैर वो उनकी बात है। तो मेरे डायरेक्टर ने एक बार एक लफ्ज़ था, मैं एक्टर बोल रहा था फिर, और मैंने उनसे कहा ये फिर नहीं होता, ये गलत। तो बोले फिर? मैंने कहा ये जो आपने बोला ना ये होता है क्या?
मैं मुरीद हूँ हिंदी फिल्मों का, अपने देश की फिल्मों का। मुझे बहुत मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जिन्हें हर बात के लिए हॉलीवुड देखना पड़ता है ना। मेरे मुल्क ने बहुत अच्छी फिल्में दी हैं, मेरे मुल्क ने बड़े अच्छे एक्टर्स दिए हैं, मेरे मुल्क ने बड़े अच्छे डायरेक्टर्स दिए हैं। हम उन्हें उस लेवल पे सेल नहीं कर पाए जैसे वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो चमत्कृत करते हैं, हम इमोशनली पकड़ते हैं। उनके 2,500 करोड़ लगा देंगे, वो उड़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, पता नहीं क्या क्या होता है, और उससे हम उन फिल्मों से चमत्कृत जाता। कई सारी फिल्में हैं ऐसी, जैसे एक फिल्म आई थी क्रैमर वर्सेस क्रैमर, एक फिल्म आई है जिसका बहुत बुरा रीमेक हिंदी में बनाया, एक ईरानियन डायरेक्टर है, उनकी एक फिल्म थी। एक फिल्म आई जैसे साउंड ऑफ म्यूजिक। ये काफी सारी फिल्में हैं जो उस तरीके से हैं, जो आपको पकड़ती हैं, कैच करती हैं। लेकिन कुल मिलाकर के मुझे जो सबसे अच्छी बाप फिल्म लगी वो बाइसिकल थी, उससे ऊपर कुछ नहीं। Thank you very much. समय की सीमा दहलीज पे खड़ी दस्तक दे रही है। इच्छा तो बिल्कुल नहीं हो रही है, क्योंकि कितनी मतलब एक एनर्जी, बस एनर्जी, हाई एनर्जी, हॉल में वाह, अनुभूतियों की जो सागर उमड़ रहा है एकदम। कुछ और तो कोई सवाल नहीं किसी के मन में? तो सर एक सवाल मैं पूछ सकती हूँ? आइए आप। हाँ, बहुत शॉर्ट। बहुत शॉर्ट में आपको अपना कौन सा रोल जो है जो सबसे अच्छा लगता है? अभी तक आया नहीं। क्या बात है। हाँ, थिएटर में मुझे एक रोल है जो सबसे अच्छा लगता है, वो है संध्या छाई। तो ये आपने देखा एक रोचक अनुभव नरेंद्र गुप्ता जी के साथ में, कि किस तरह से वो चीज़ों को लेते हैं, किस तरह से कमिटेड व्यक्ति हैं, प्रतिबद्ध व्यक्ति हैं, ज़िंदगी के प्रति उनकी प्रतिबद्धताएं हैं, अपने काम के प्रति प्रतिबद्धताएं हैं, ज़िंदगी को बड़े ही अच्छे तरीके से लेते हैं ज़िंदगी के प्रति। अभी नज़रिया सुना नरेंद्र गुप्ता जी का, उस पर एक बात याद आ गई कि ज़िंदगी एक हसीन चांटा है, ज़िंदगी एक हसीन चांटा है, ज़िंदगी के चुंबन और चांटे के बीच फ़कत कुछ भावनाओं का फासला, रेत की दीवारें मौत का तकाज़ा, रेत की दीवारें मौत का तकाज़ा। तो ये इस तरह का नज़रिया रखते हैं तो वाकई में वो व्यक्ति एक ज़मीन से जुड़ा व्यक्ति होता है, और वो हमेशा अच्छा ही काम करता है, कभी गलत काम नहीं कर सकता। जो ज़िंदगी के क्षण भंगुरता को समझ लेता है वो वाकई में आगे बढ़ता है व्यक्ति। और मैं हमारे बीच में राजस्थान फोरम के पुणे सदस्य मौजूद हैं, हमारे आदरणीय इकराम राजस्थानी साहब, पद्मश्री गुलाबो जी, डॉक्टर मधु भट्ट तेलंग और अशोक राही जी। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप मंच पर पधारें और नरेंद्र गुप्ता जी और लता जी का अभिनंदन फोरम की तरफ से। यस आइए लता जी, आप भी आइए। क्या बात है, बहुत लड़की मौजूद है। I'm happy भाई। एक ग्रुप फोटो। आइए ना, आइए। गुलाबो जी के साथ फोटो खिंचाना मेरा सवाल है। हाँ, मेरा सौभाग्य है सर।